गाइस फ्रॉम सीजन 4 का फिनाले ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में हमें मल्टीपल मेजर डेथ, किलर स्टॉर्म और हार्ट ब्रेकिंग फादर सन मूवमेंट्स देखने को मिले और इतने सारे शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिले कि ऑनेस्टली समझना मुश्किल हो गया कि अब सीजन 5 में क्या होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें फाइनली वो आंसर्स मिले जिनका हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं, या शो हमेशा की तरह सिर्फ नए मिस्ट्रीज को क्रिएट कर रहा है। तो आज हम फिनाले का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं और बात करेंगे उन सब थियरीज की जो मुझे लगता है कि सीजन 5 का पूरा डायरेक्शन डिसाइड करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनाले के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट की, उन बच्चों की हड्डियों को निकालना। गाइस ये उन बच्चों की हड्डियां थी जिन्हें सदियों पहले सैक्रिफाइस किया गया था और मुझे लगता है कि इस पूरे सीरीज की मिस्ट्री इसी सैक्रिफाइस के अराउंड घूम रही है। याद करो सीजन 1 में जब टैबिथा लाइट हाउस के अंदर गई थी, उसने वहाँ दरवाजे पर सारे ईयर्स लिखे हुए देखे थे। तो ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं थे, ये प्रीवियस साइकिल्स की बिगिनिंग और एंडिंग के डेट्स थे। मतलब फ्रॉमविल बार बार एक ही स्टोरी रिपीट करता रहता है। हर साइकिल में नए लोग आते हैं लेकिन रोल्स वही रहते हैं, कैरेक्टर्स बदलते हैं बट स्टोरी ऑलमोस्ट सेम रहती है। बट हर साइकिल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं और इसी थियरी को फिनाले ऑलमोस्ट कंफर्म भी कर देता है। याद करो एपिसोड 8 में जब मैन इन द येलो टैबिथा से कहता है, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम कुछ ऐसा करने वाली हो जो तुमने पहले कभी नहीं किया था, और वो स्पेशली बोन्स को बाहर निकालने की बात कर रहा है। मतलब उसे भी लग रहा था कि शायद इस बार साइकिल सच में ब्रेक हो सकता है। लेकिन फिनाले में एक और बहुत बड़ा क्लू मिलता है, ये व्हाइट यूनिफॉर्म वाला बच्चा जो ऑनेस्टली अब किसी भी एंगल से बच्चा नहीं लग रहा। तो ये सोफिया यानी मैन इन द येलो से सीधा कहता है, इस बार तुम हार जाओगी। और गाइस ये डायलॉग बहुत ही बड़ा हिंट देता है क्योंकि इसका मतलब हुआ कि पिछली हर साइकिल में जीत मैन इन द येलो की ही हुई थी और जब भी वो जीता था साइकिल रिसेट हो जाता था, बिल्कुल इन्फिनिटी सिंबल की तरह। वैसे इन्फिनिटी सिंबल जो बॉयड की रिंग पर बना हुआ है और वही सिंबल हमें सीजन 1 की केव की पेंटिंग्स में भी देखने को मिला था। मतलब शो हमें स्टार्टिंग से क्लू दे रहा था कि ये साइकिल हर बार रिपीट होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर बोन्स इतने इंपॉर्टेंट थे तो उन्हें बाहर निकालने के बाद कुछ हुआ क्यों नहीं? उल्टा इनकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई। मेरे हिसाब से इसके पीछे 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। तो पहला रीजन ये है कि सारे बोन्स कभी मिले ही नहीं। एपिसोड 9 में टैबिथा हमें तलिस्मन का एक क्लोजअप दिखाती है और अब ध्यान से नोटिस करो तो उस तलिस्मन पर 8 नॉचेस बने हुए हैं। हर एक नॉच सैक्रिफाइस चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब जेड को उन बच्चों का विजन दिखता है तो वहाँ सिर्फ 7 बच्चे नजर आते हैं। मतलब एक बच्चा मिसिंग है और मुझे लगता है ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है एक चाइल्ड सैक्रिफाइस से बच गया हो और वही हर साइकिल का सेवियर बन जाता हो, जैसे पहले विक्टर था और अब शायद ईथन। अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बोन्स का रिचुअल कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं था क्योंकि एक चाइल्ड के बोन्स अभी भी मिसिंग है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि रिचुअल गलत तरीके से किया गया था। एपिसोड 9 में सोफिया क्लारा से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहती है। वो बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा अहम होता है आप वो कैसे कर रहे हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये लाइन फिनाले को डायरेक्टली एक्सप्लेन करती है। जेड और टैबिथा ने उन बोन्स को तो वहाँ से निकाल लिया लेकिन रिचुअल का कोई इंपॉर्टेंट स्टेप उन्होंने जरूर मिस कर दिया। हो सकता है कोई स्पेसिफिक लोकेशन या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग या कोई और सैक्रिफाइस जरूरी हो और बिना उसके रिचुअल कभी एक्टिवेट ही ना हुआ हो। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि रिचुअल अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है और सच कहूँ तो मुझे लगता है यही मेन रीजन है। फिनाले के एंड तक हमें ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि जेड और टैबिथा बोन्स के साथ में टनल से बाहर निकल ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या, बोन्स को लेकर करना क्या है? शो में हमें इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा क्लू है। मतलब बोन्स को सिर्फ बाहर निकालना फाइनल गोल नहीं था, अभी रिचुअल का एक और स्टेज बाकी है। और बिलीव मी गाइस, मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेज का कनेक्शन है लेक ऑफ टीयर्स से। और अगर मेरी थियरी सही निकली तो सीजन 5 की पूरी स्टोरी इसी जगह से शुरू होने वाली है। और अब आते हैं उस थियरी पर जो पर्सनली मुझे लगता है कि पूरी सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट मिस्ट्री हो सकती है, द लेक ऑफ टीयर्स। याद करो सीजन 4 एपिसोड 2 में जब जिम का एक मिस्टीरियस विजन ईथन के सामने आता है, वो ईथन से सिर्फ एक ही बात कहता है, लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढो। बट गाइस मुझे शुरू से ही जिम थोड़ा अजीब लगा था। तो आप नोटिस करोगे कि जिम बार बार जंगल की तरफ मुड़कर देख रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और इस सीन के एंड में वो अचानक गायब हो जाता है। इस वजह से मुझे नहीं लगा कि वो नॉर्मल विजन था। और गाइस विजन में जो जिम दिखा वो मैन इन द येलो भी नहीं हो सकता क्योंकि उस टाइम पर मैन इन द येलो सोफिया बनकर सारा के साथ में टाउन में मौजूद थी। ऑनेस्टली कहूँ तो इसका आंसर अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि लेक ऑफ टीयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्यूचर स्टोरी में। अब कई लोग सोचते हैं कि सेटलमेंट के पास में जो लेक है वही लेक ऑफ टीयर्स होगा, लेकिन पर्सनली मैं इस थियरी से एग्री नहीं करता और उसका रीजन हमें सीजन 1 में मिलता है। याद करो जब ईथन सीजर से उठता है तो वो एक अजीब सी विजन डिस्क्राइब करता है। उस विजन में वो लेक ऑफ टीयर्स देखता है और उसके तुरंत बाद एक स्पाइडर। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीरीज में हमें बार बार स्पाइडर दिखाए गए हैं। सीजन 1 में बॉयड और सारा स्पाइडर फॉरेस्ट से गुजरते हैं और गाइस विक्टर की ड्राइंग्स में भी स्पाइडर के साथ में टीयर लाइक सिंबल्स बने हुए हैं और गाइस जेड के मशरूम विजन में भी हमें स्पाइडर्स दिखाई देते हैं। मतलब स्पाइडर और लेक ऑफ टीयर्स का बहुत ही बड़ा कनेक्शन
जरूर है और सेटलमेंट वाला लेक इनमें से किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं लगता। लेकिन यहाँ मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज याद आती है, इट्सी बिट्सी स्पाइडर वाली नर्सरी राइम। पहली बार सुनने में ये सिर्फ एक बच्चों की राइम लगती है, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो उसकी स्टोरी भी एक एंडलेस लूप है। स्पाइडर पाइप पर चढ़ता है, पानी उसे गिरा देता है, फिर वो दोबारा चढ़ना शुरू कर देता है और फिर वही साइकिल रिपीट होती रहती है, बिल्कुल फ्रॉम विल की तरह। और अगर इस एनालॉजी को सीरीज पर अप्लाई करे तो स्पाइडर एक्चुअली मैन इन द येलो को रिप्रेजेंट करता है। हर बार साइकिल में उसे हराने की कोशिश होती है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है, एग्जैक्टली एक एंडलेस साइकिल की तरह। और इसी वजह से मुझे लगता है कि बोन्स का रिचुअल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आई थिंक जेड और टेबिथा को अब वो बोन्स लेकर लेक ऑफ टीयर्स तक जाना होगा, क्योंकि याद करो सीजन 1 का एक और सीन, जब ईथन का फेवरेट पपेट नॉर्मन मर जाता है, तब ईथन कहता है कि फेयरीज नॉर्मन को लेक ऑफ टीयर्स ले जाएंगे। उस वक्त हमें लगा कि ईथन बस एक बच्चों की तरह इमेजिनेशन को यूज कर रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वो सच बोल रहा था, क्योंकि गाइस ईथन ने हमें बार बार बताया कि लेक ऑफ टीयर्स में हीलिंग पावर है। इसी वजह से वो अपने डैड जिम को भी वहीं पर ले जाना चाहता है। और गाइस यही मेरी थ्योरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या पता लेक ऑफ टीयर्स सिर्फ हीलिंग ना करता हो, क्या पता वो उन सैक्रिफाइस चिल्ड्रन को वापस ला सके। इमेजिन करो अगर उन बच्चों को रिवाइव किया जा सके और उन्हें फाइनली मिसिंग चाइल्ड के साथ में रीयूनाइट कर दिया जाए, तो शायद वही एक्चुअल रिचुअल कंप्लीट करे और गाइस यही रिचुअल साइकिल को तोड़ दे। ऑनेस्टली ये थ्योरी मुझे अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी लगती है। लेकिन गाइस फिनाले का सबसे बड़ा WTF मूवमेंट अभी बाकी है, क्योंकि गाइस अचानक से दिन से सीधा रात हो जाती है और उसके बाद में मॉन्स्टर जेड और टेबिथा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भी सोफिया की पावर थी, और अगर वो दिन को रात में बदल सकती है तो वो हमेशा ऐसा क्यों नहीं करती। और मुझे लगता है कि इसका जवाब पूरी दुनिया के बैलेंस में छुपा हुआ है। इस फ्रॉमविल दो अपोजिट फोर्सेस के बीच में फंसा हुआ है, गुड और इवल। और जब भी इवल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है तब कुछ अच्छी चीज हो जाती है, और जब भी गुड वाली साइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है तब तुरंत कोई बहुत ही बुरी चीज हो जाती है, जिससे ऐसा फील होता है कि टाउन खुद बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। याद करो सीजन 1 में जब बॉयड जंगल में ऑलमोस्ट मरने वाला था, तब उसे अचानक से वो स्टोन हट मिल जाता है जहाँ तलिस्मन रखे हुए थे। या फिर डोना वाला सीन, जब हम सबको लग रहा था कि डोना बच नहीं पाएगी, तभी वो अचानक से रिकवर हो जाती है। और गाइस फिनाले में भी हमें एग्जैक्टली वही पैटर्न देखने को मिला। दिन से रात हो गई, जिस वजह से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। और गाइस जब सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, उसी वक्त अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है, और वही अर्थक्वेक जिम और टेबिथा के लिए एक नया रास्ता बना देता है। और गाइस अगर लॉजिकली सोचो तो अर्थक्वेक का एग्जैक्ट उसी टाइम पर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन स्टोरी के हिसाब से उसने हीरोज की जान बचा दी। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि राइटर्स ने ये चीज रैंडमली की होगी, मुझे लगता है कि ये इंटेंशनली दिखाया गया है। और अगर मेरी थ्योरी सही है तो फ्रॉमविल में सिर्फ मैन इन द येलो ही पावरफुल एंटिटी नहीं है, कोई और भी है जो उसके अगेंस्ट गेम खेल रहा है। और मुझे लगता है कि वो है बॉय इन द व्हाइट। यहाँ पर एक साइड गुड और दूसरी साइड इवल है, और बीच में फंसे हुए फ्रॉमविल के रेसिडेंट्स। और बिलीव मी गाइस, अगर ये थ्योरी सही निकली तो सीजन 5 सिर्फ मॉन्स्टर के अगेंस्ट सर्वाइवल की स्टोरी नहीं होगी, ये गुड और इवल के बीच के फाइनल वॉर की स्टोरी बनने वाली है। और अब बात करते हैं फिनाले के बाद टाउन की सबसे डेंजरस सिचुएशन की, क्योंकि अब सिर्फ मॉन्स्टर प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तलिस्मन का गायब हो जाना। सीजन के एंड में सोफिया ने सारे तलिस्मन एक फार अवे ट्री के अंदर फेंक दिए थे, और उसके बाद में पूरा टाउन बिना किसी प्रोटेक्शन के रह जाता है। अब सवाल ये है कि अब रेसिडेंट सर्वाइव कैसे करेंगे। ऑनेस्टली गाइस मुझे लगता है कि आंसर हमें सीजन 1 में ही मिल चुका था, जब बॉयड और उसकी फैमिली पहली बार फ्रॉमविल में आई थी। गाइस तब किसी के पास में भी तलिस्मन नहीं थे। उस वक्त लोग रात में बचने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स में छुप जाते थे। बाद में बॉयड को जंगल के अंदर तलिस्मन मिले, और तब जाकर लोगों ने घरों में रहना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि सीजन 5 में रेसिडेंट्स को दोबारा वही पुराना तरीका यूज करना पड़ेगा, जो है अंडरग्राउंड बंकर्स। क्योंकि गाइस बिना तलिस्मन के हाउसेस के अंदर कोई भी सेफ नहीं है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या सोफिया ने सारे तलिस्मन को कलेक्ट कर लिया या नहीं। क्योंकि गाइस एक तलिस्मन कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में लगा हुआ है, जहाँ पर जेड को वो दरवाजे का विजन दिखा था, और उस तलिस्मन के बाद में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। और गाइस दूसरा तलिस्मन फिनाले में मैरियल के हाथ में था। और गाइस मुझे डाउट है कि बॉयड के पास में कुछ एक्स्ट्रा तलिस्मन हो सकते हैं, क्योंकि जब भी तलिस्मन की जरूरत पड़ती है तब बॉयड अपने पास से एक तलिस्मन निकाल लेता है। अब उस बेसमेंट की बात कर लो, बेसमेंट में जब तलिस्मन को लगाना था तब बॉयड एक एक्स्ट्रा तलिस्मन लेके आ गया। अब हमें पता नहीं वो कहाँ से लेके आया, बट जब भी जरूरत पड़ी है तब बॉयड तलिस्मन लेके आया है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उसके पास में कुछ स्पेयर में तलिस्मन पड़े हुए होंगे। और दूसरा सवाल ये है कि क्या सोफिया ने सारे तलिस्मन एक ही जगह पर भेज दिए, या फिर फार अवे ट्री ने उन्हें अलग अलग लोकेशंस पर टेलीपोर्ट कर दिया। क्योंकि ऑनेस्टली अभी तक हमें फार अवे ट्री के रूल्स प्रॉपर्ली समझ ही नहीं आया। याद करो सीजन 2 में जब टेबिथा बॉटल ट्री के अंदर गई थी तो वो लाइट हाउस में पहुंच गई, लेकिन जब कोई और उस ट्री में गया तब वो सीधा पूल के कंक्रीट के अंदर फंस गया। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो ट्री हमेशा अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। और गाइस इसी वजह से मुझे लगता है कि तलिस्मन भी शायद एक ही जगह पर नहीं गए होंगे, और सीजन 5 में हमें देखने को मिले कि अपने कैरेक्टर उन्हीं तलिस्मन को ढूंढने का काम कर रहे हैं। लेकिन गाइस फिजिकल डेंजर से भी बड़ा डेंजर अब टाउन के अंदर शुरू होने वाला है। जेड के मशरूम विजन में यंग जेड ने एक
इम्पोर्टेंट बात कही थी। उसने बोला था कि हर साइकिल में टाउन तुम्हारे और टेबिता के खिलाफ हो जाता है और अब ऑनेस्टली इससे बेटर टाइमिंग नहीं हो सकती। सोचो, वाटर ट्री को तोड़ने का आइडिया जेड का था और उस डिसीजन के बाद में पूरा टाउन केओस में डूब गया। अचानक से रेड लाइटनिंग चमकने लगी, दिन में अंधेरा हो गया, जिस वजह से उन मॉन्स्टर्स ने पहली बार दिन में अटैक किया। और ये सब तो छोटी बातें हैं, सबसे बड़ी चीज की तलिस्मन गायब होगा। अब गाइस सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है कि कोई ये नहीं पूछेगा कि उन तलिस्मन को किसने गायब किया, उल्टा सब लोग जेड को ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि उस बॉटल ट्री को गिराने की वजह से अब टाउन उन्हें पनिश कर रहा है। और गाइस सोफिया ने भी इसी चीज का ग्राउंड वर्क पहले ही शुरू कर दिया था। याद करो, उसने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि जिम और टेबिता के आने के बाद ही फ्रॉम मिल में सारी बुरी चीजें शुरू हुई थी। और गाइस जिम और टेबिता दोनों एक ही दिन टाउन में आए थे, तो सोफिया के लिए उन्हें विलन बनाना और भी ज्यादा आसान हो गया। फिनाले में पैटी भी ऑलमोस्ट इसी बात को रिपीट करती है। वो कहती कि हम सबने कुछ खराब कर दिया, हमने इस जगह को गुस्सा दिला दिया और अब हमें सजा मिलेगी। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि सीजन 5 के स्टार्टिंग के एपिसोड में टाउन के लोग जेड और टेबिता के खिलाफ खड़े होंगे, बिल्कुल पिछली साइकिल्स की तरह। लेकिन गाइस सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री अभी भी सोफिया को लेकर है। फिनाले में लास्ट बार हम उसे तलिस्मन्स को फार अवे ट्री में फेंकते हुए देखते हैं, उसके बाद वो गायब। अब सवाल ये है कि क्या मैन इन द येलो सोफिया के रूप में टाउन में वापस आएगा? पर्सनली मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर सोफिया दोबारा टाउन में आती है तो लोग तुरंत उस पर शक करेंगे। रोप लैडर भी बीच में से कट हो चुकी थी और गाइस सबसे मेन चीज की तलिस्मन गायब हो चुके हैं। और गाइस ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी ने सोफिया को टाउन में घूमते हुए देख ही लिया होगा, जिस वजह से इन सब चीजों का कनेक्शन इवेंचुअली सोफिया तक पहुंच ही जाएगा। तो फिर मैन इन द येलो क्या करेगा? तो गाइस मुझे लगता है कि इस बार वो एल्जिन का रूप लेने वाला है। क्लारा को स्पेसिफिकली बोला गया था कि वो एल्जिन की बॉडी को वहाँ से हटा दे। मतलब हो सकता है कि टाउन के लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला कि एल्जिन का तो गेम बच चुका है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि मैन इन द येलो किसी भी मरे हुए इंसान का रूप ले सकता है। सीजन 5 की शुरुआत होती है और एल्जिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टाउन के अंदर वापस आ जाता है। सब लोग समझते हैं कि वो बच गया, लेकिन एक्चुअली वो एल्जिन नहीं बल्कि मैन इन द येलो होता है, क्योंकि इससे वो ब्लेम सोफिया पर डाल देगा और खुद सेफली टाउन के अंदर सबको मैनिपुलेट भी करता रहेगा। और गाइस इस थियरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये फोटो। याद करो, एल्जिन को सोफिया की फोटो मिली थी। अगर मैन इन द येलो एल्जिन बनकर टाउन में आता है तो वो वही फोटो सबको दिखा सकता है और वो बोल सकता है कि देखो सोफिया ही असली विलन थी। और गाइस क्लारा भी उसकी बात को सपोर्ट करेगी। इसका मतलब पूरा टाउन उसकी बात मान लेगा। लेकिन गाइस उस फोटो के अंदर एक हिडन डिटेल थी जिसको ऑलमोस्ट सारे फैंस ने मिस कर दिया। गाइस यहाँ पर बैकग्राउंड में एक मिस्टीरियस वुमन खड़ी है। कई फैंस का मानना है कि वो स्टोरी वॉकिंग करती हुई जूली है। ऑनेस्टली ये इमेज इतनी क्लियर नहीं है कि 100% कंफर्म किया जा सके, लेकिन अगर वो सच में जूली है तो इमेजिन करो सीजन 5 में जूली पास्ट में ट्रेवल करने वाली है और मैन इन द येलो के सोफिया बनने से पहले वाली ओरिजिनल सोफिया से मिले। ऑनेस्टली ये ट्विस्ट पूरी सीरीज का गेम ही चेंज कर देगा। और गाइस इसी वजह से मुझे लगता है कि सीजन 5 का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है स्टोरी वॉकिंग। और बिलीव मी गाइस, यहीं से शो फाइनली अपनी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व करना शुरू कर देगा। ऑनेस्टली गाइस, अगर इस सीजन में किसी कैरेक्टर ने सबसे ज्यादा सफरिंग झेली है तो वो है फातिमा। पहले उसकी मिस्टीरियस प्रेगनेंसी और अब खुद धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाना। फिनाले के स्टार्टिंग में हम फातिमा और मैरियल को क्लिनिक के अंदर देखते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक से स्माइली वहाँ पर आ जाता है। और याद रखो, ये वही क्रिएचर है जिसे फातिमा ने सीजन 3 के एंड में जन्म दिया था। इसी वजह से गाइस स्माइली और फातिमा का कनेक्शन बाकी मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है। प्रेगनेंसी के बाद में फातिमा की बॉडी पर अजीब सी ब्लैक वेंस दिखने लग गई थी। तो फातिमा कुछ सेकंड्स के लिए स्माइली को अपनी आंखों से देख पा रही थी और गाइस उसने एक मोमेंट पर स्माइली को कंट्रोल भी कर लिया था। मतलब इन दोनों के बीच में कोई सुपरनेशनल कनेक्शन पहले से ही एग्जिस्ट करता था। लेकिन फिनाले में सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। क्लारा फातिमा को एक ड्रिंक पिलाती है और वो कोई नॉर्मल ड्रिंक नहीं था। उस ड्रिंक में सोफिया ने अपना ब्लड मिक्स किया था और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये ब्लड हेनरी के साथ में क्या कर रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अब मैन इन द येलो का एक हिस्सा फातिमा के अंदर भी आ चुका है। मतलब अब उसे भी विजन्स दिख सकते हैं, उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है या फिर शायद उसके थ्रू मैन इन द येलो डायरेक्टली कंट्रोल भी कर सके। और गाइस अर्थक्वेक की वजह से क्लिनिक की वॉल से तलिस्मन गिर जाता है और गाइस इसी मोमेंट का स्माइली बाहर वेट कर रहा था। जैसे ही मैरियल वहाँ पर तलिस्मन चेक करती है तो उसे दिखता है कि तलिस्मन वहाँ पर है ही नहीं। तब मैरियल तलिस्मन को ढूंढना शुरू कर देती है। तब उसे दिखता है कि तलिस्मन टेबल के नीचे जा चुका है और गाइस स्माइली भी वहाँ से क्लिनिक के पास में आ ही रहा होता है। और जब मैरियल के हाथ में तलिस्मन जब लगने ही वाला होता है तभी अचानक से स्माइली क्लिनिक के अंदर आ जाता है। गाइस वो फातिमा की तरफ देखकर सिर्फ एक वर्ड बोलता है, मदर। और गाइस ये सुन के मैं कंप्लीटली शॉक हो चुका था। जोक सपाट अभी तक सिर्फ मीम में ही देखने को मिल रहा था कि स्माइली फातिमा को मम्मी बोलता है, बट अब शो में भी वही देखने को मिल रहा है। तो गाइस फातिमा को मदर बोलने के बाद में वो मैरियल पर एक ब्रूटली अटैक कर देता है, जिस वजह से मैरियल के पेट पर एक कट पड़ जाता है, जिस वजह से उसके पेट से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है। और गाइस ये देखने के बाद में फातिमा अचानक चिल्लाने लगती है। और गाइस ये कोई नॉर्मल स्क्रीम नहीं थी, फातिमा बिल्कुल उन मॉन्स्टर की तरह चिल्ला रही थी। और गाइस फातिमा की स्क्रीम सुनने के बाद में स्माइली वहीं पर रुक जाता है। गाइस अगर यहाँ पर स्माइली चाहता तो वो फातिमा को भी मार सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा वो वहाँ से स्माइल करते हुए निकल जाता है, जैसे उसकी माँ ने उसे डांट कर भगा दिया हो। और गाइस ये सीन देखने के बाद में हम फैंस को 90% क्लियर हो चुका था कि फातिमा एक मॉन्स्टर बन चुकी है। और ये जो लास्ट का 10% बचा हुआ है उसे फिनाले का ये सेकंड लास्ट सीन कंफर्म कर देता है। बॉयड और बाकी लोगों को टनल से बाहर निकलने का टाइम देने के
के लिए वो खुद मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या फातिमा अभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन है या फिर वो भी एक कंप्लीट मॉन्स्टर बन चुकी है? क्योंकि गाइस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने से पहले फातिमा ये कहती है, मैं कौन थी याद रखना। और गाइस ये लाइन कंप्लीटली कंफर्म कर देती है कि फातिमा अब अपनी ह्यूमैनिटी को कंप्लीटली लूज कर चुकी है, जिस वजह से गाइस ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। गाइस कई सारे फैंस का मानना था कि फातिमा फ्यूचर में किमोनो वुमन बनने वाली है। गाइस पहले इस थ्योरी का सिर्फ एक ही प्रूफ था कि दोनों के कपड़ों का कलर सेम था, लेकिन गाइस अब फातिमा का मॉन्स्टर बनना इस थ्योरी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। गाइस याद करो, किमोनो वुमन बाकी मॉन्स्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गाइस हमने उसे कभी रात में हंट करते हुए देखा ही नहीं, और अब फातिमा भी एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो रही है। सोचो फ्यूचर साइकिल में फातिमा किमोनो वुमन बनेगी, वही अगले स्माइली के बर्थ में हेल्प करेगी और फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट होगा। और ऑनेस्टली ये थ्योरी जितनी ज्यादा स्केरी है उतनी ही परफेक्टली शो के थीम्स के साथ में फिट बैठती है। अब बात करते हैं फिनाले के सबसे इमोशनल सीन की। सोफिया की ब्लड इन्फेक्टेड होने के बाद में हेनरी लगातार विजन्स देख रहा है। उसे बार बार दिखाया जा रहा है कि वो रियल वर्ल्ड में कोमा में पड़ा हुआ है और अगर उसे वापस रियलिटी में जाना है तो उसे विक्टर को मारना होगा, जिसने उसे इस फेक वर्ल्ड में ट्रैप करके रखा है। गाइस कई एपिसोड से हेनरी इस बात से लड़ता रहा, वो बिलीव ही नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसे विक्टर के पीच कैन के अंदर बुलेट्स मिलती है और उसके विजन्स पहले ही उसे बोल चुके हैं कि मिशन कंप्लीट करने के लिए जो भी चाहिए होगा वो उसे मिल जाएगा। यही हेनरी कंप्लीटली टूट जाता है और फाइनली वो विक्टर पर गन तान देता है। ऑनेस्टली ये सीन पूरी सीरीज का सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन था, क्योंकि गाइस वही फादर जिसने विक्टर को प्रॉमिस किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वही उसे मारने के लिए उस पर गन तान देता है। और गाइस यहाँ पर हेनरी इतना ज्यादा पैनिक कर चुका था कि एक मोमेंट पर वो ईथन को भी गोली मारने को तैयार हो गया था, लेकिन थैंकफुली लास्ट मोमेंट पर विक्टर उसे रोक देता है। लेकिन गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अभी भी कंफर्म नहीं किया कि हेनरी किस चीज को रियलिटी मानता है, वो विजन्स को या फिर अपने फ्रॉमविल वाले टाउन को। गाइस ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अब सीजन 5 में हेनरी क्या डिसीजन लेगा। ओवरऑल गाइस मुझे लगता है कि सीजन 5 हमें फाइनली वो आंसर्स देगा जिनका हम सीजन 1 से वेट कर रहे हैं। पर्सनली मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ जूली के स्टोरी वॉकिंग को लेकर। मुझे लगता है कि अब वो डिफरेंट टाइमलाइंस में ट्रैवल करेगी, पास्ट के सीक्रेट्स को डिस्कवर करेगी और शायद फाइनली वो क्लू भी ढूंढ लेगी जिससे फ्रॉमविल के साइकिल को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको फिनाले कैसा लगा? गाइस आपके हिसाब से लेक ऑफ टीयर्स क्या है? और सबसे मेन सवाल, क्या फातिमा ही नेक्स्ट सीजन में किमोनो वुमन बनने वाली है? गाइस अपनी सारी थ्योरीज कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, इस हाइप के बटन को भी दबा देना एंड गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वेलस।